वेलकम टू ब्राइट बोर्ड लर्निंग। बच्चों, जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर। पता है ये आपको? वाटर से ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन ये वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से वाटर सॉइल से रूट्स में जाता है और रूट्स से लीव्स तक पहुंचता है, ये सारे प्रोसेसेस आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड का ये चैप्टर है। इसको आप अच्छे से समझिए और इसको हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या है रूट का। रूट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखना। ठीक है, इसके अलावा एक इससे भी इंपॉर्टेंट रोल होता है रूट्स का वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। ठीक है, तो एक तो इसका रोल है फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट को फिक्स करना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रूट्स का। ठीक है, पर प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स चाहिए क्यों बेटा? प्लांट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है, जो स्टोमेटा है उनसे क्या होता है, वाटर एज अ वाटर वेपर जो प्लांट है उससे रिमूव होता रहता है। ठीक है, वाटर लॉस होता है। ये जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ये कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को। ठीक है, एक तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, इसके अलावा ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, एक सक्शन फोर्स, एक ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है, जिससे वाटर जो है सॉइल से जो रूट्स में आया है वो ऊपर तक लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, वाटर से जो ये मिनरल्स हैं ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जो वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, मिनरल्स जो हैं सॉल्यूशन फॉर्म में सॉइल से रूट्स में आए। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं इसी वाटर की मदद से, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक। वहीं जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है ये भी वाटर में ही सॉल्यूशन फॉर्म में लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, रूट्स तक जाता है प्लांट की। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स को, फूड को, इनको एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में पहुंचाने के लिए ये वाटर की मदद से ही जाते हैं, क्योंकि वाटर में एज अ सॉल्यूशन फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा, जो वाटर है वो एक मैकेनिकल स्टिफनेस, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, अदरवाइज जब वाटर लॉस होता है, वाटर की कमी है, सॉइल में वाटर नहीं है, तो क्या होगा, जब बहुत हॉट डे है लीव्स विल्ट कर जाती हैं, जो क्या होता है मुरझा सी जाती हैं, है ना। और जब पानी मिलता है शाम के टाइम में या जब टेम्परेचर कम है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वाटर लीव्स हैं वो वापस से उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है। तो एक तरीके से जो वाटर है ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्टिफनेस भी प्रोवाइड करता है। और मिनरल्स क्यों चाहिए, ये तो हमने बात करी वाटर की। जो मिनरल्स हैं वो क्यों चाहिए होते हैं प्लांट्स को? मिनरल्स किस तरीके से लेते हैं प्लांट्स? सॉल्ट्स और आयंस की फॉर्म में। ठीक है, ये सॉल्ट्स सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनके सॉल्ट्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, मिनरल्स, या फिर सिंपली एज आयंस, जैसे कैल्शियम है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सिंपली आयंस की फॉर्म में भी सॉइल से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मिनरल्स जो है प्लांट सॉइल में से एज सॉल्ट्स और एज आयंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मिनरल्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि मिनरल्स सेल के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है सेल का। साथ ही सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनका भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिनरल्स। फिर जो सेल में एंजाइम्स हैं, इस तरीके के डिफरेंट कुछ कंपाउंड्स जनरेट होते हैं, कुछ बायोकेमिकल्स जनरेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए भी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को। ठीक है,
तो मिनरल्स क्यों चाहिए? एक तो सेल और सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी प्लांट सेल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिनरल्स। और जो इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गए, उनके सिंथेसिस के लिए भी प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और मिनरल्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? आइदर एज सॉल्ट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, और सिंपली एज आयंस, उनकी फॉर्म में मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से। अब जो रूट्स है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये केपेबल होती हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए? रूट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। एक तो इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द रूट हेयर्स, ठीक है। जो रूट हेयर्स होते हैं रूट्स में, कि अगर आप किसी प्लांट की रूट्स रिमूव करोगे, ऐसे प्लांट को अगर आप निकालोगे, तो उसमें ये आपको टैप रूट सिस्टम में दिखा रही हूँ, इसमें ये डिफरेंट लेटरल रूट्स हैं। इसमें भी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये रूटलेट्स जो है ये वाले, इनमें भी अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत टाइनी टाइनी हेयर्स दिखाई देंगे, दे आर रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स अगर हम इनको ऐसे बैक टू बैक लगाते जाएं तो दे कैन मेक अ डिस्टेंस ऑफ अप टू किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स तक लंबे हो सकते हैं इनकी लेंथ। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स में जो ये रूट हेयर्स होते हैं इनमें होते हैं लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये रूट हेयर्स में, ये रूट हेयर में ये लार्ज वैक्यूल्स हैं, ये लार्ज वैक्यूल्स हैं। इन वैक्यूल्स में एक सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं सेल सैप, ठीक है। ये जो वैक्यूल्स हैं इनमें एक सॉल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है सेल सैप। ये सेल सैप में कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होता है। जब कंसंट्रेशन हाई है यहाँ पे वैक्यूल्स में, तो क्या होगा, ये वाटर को अपने अंदर पुल करते हैं, ठीक है। ये सॉइल और सराउंडिंग मीडियम में क्या है, सराउंडिंग मीडियम में कंसंट्रेशन कम है। ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर इसके जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रूट्स का, जिसकी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं इनकी सेल वॉल थिन होती है। जो सभी प्लांट सेल्स में हमें पता है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलती है, ठीक है। हमें पता है कि प्लांट्स के सभी सेल्स में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलेंगी। यहाँ जो रूट हेयर्स में सेल वॉल होती है ये बहुत थिन होती है, ठीक है, इट इज़ वेरी थिन और परमिएबल होती है। सेल वॉल इज परमिएबल और ये थिन होती है, तो क्या होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज़, ये भी बहुत थिन होती है एंड इट इज़ सेमी परमिएबल, मतलब ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन थिन होती है और सेमी परमिएबल होती है। तो क्या कर, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेमी मीन्स सम, हाफ, है ना। तो कुछ चीज़ों के लिए ये परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को ये अलाउ करती है अपने थ्रू पास होना, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सेल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने से अलाउ करती है, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रोक देती है, उनको पास नहीं होने देती सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है ये भी यहाँ पे रूट हेयर्स में थिन होती है और परमिएबल है, ये वाटर को भी फ्रीली मूवमेंट अलाउ करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी और सभी मॉलिक्यूल्स को। ये तो उनके लिए फुल्ली परमिएबल है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स इज थिन, thus allowing movement of water molecules and dissolved substances easily in and out of the cell। अब देखो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाती हैं। फर्स्ट है उनका इंक्रीज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये रूट हेयर्स जो हैं, ये टाइनी टाइनी रूट हेयर्स, ये बहुत लंबा डिस्टेंस, बहुत लंबी लेंथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी लेंथ है तो यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरा, जो ये रूट हेयर्स होते हैं ये एक्सटेंशन है। एक्चुअली रूट हेयर्स क्या है, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। जो रूट्स के आउटर लेयर पे सेल्स होते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स के जो आउटर मोस्ट लेयर पे एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी एक्सटेंशंस है,
आप देख रहे हैं ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, दिस इज रूट हेयर। तो ये एक्सटेंशंस हैं एपिडर्मल सेल्स के। तो यहाँ पे इनमें क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वैक्यूल्स में एक सॉल्यूशन होता है सेल सैप, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सराउंडिंग वाटर से, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इसमें अंदर मूव कर जाता है। ये ऑस्मोसिस हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनकी सेल वॉल थिन एंड परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन थिन एंड सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, अब जो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट्स से, ठीक है, वो लीव्स तक जा रहे हैं, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है और ये कंडक्शन है, ये 5 प्रोसेसेस होते हैं जिनका आउटकम होता है, जिनका रिजल्ट होता है ये। ठीक है, पहला है इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड टर्जिडिटी एंड फ्लेसिडिटी। इनको हम अब पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इम्बाइबिशन क्या होता है। इम्बाइबिशन होता है लिविंग और डेड प्लांट सेल्स, वो जब अपने सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस अट्रैक्शन की वजह से जो उनके सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है, वो वाटर लविंग है, तो उससे जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहलाता है प्रोसेस इम्बाइबिशन। जैसे कि हमने देखा होगा कि बरसात के मौसम में, है ना, मानसून सीजन में, या जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होती हैं, जब मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में, उस टाइम पे जो हमारे वुडन डोर्स होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं डोर्स। यूज होता क्या है, ये जो डोर्स हैं, वुडन डोर्स हैं, ये सेल्यूलोज वुड के बने हुए हैं। तो सेल्यूलोज या कोई भी ऐसा मटेरियल जो प्रोटीन से बना है, दे आर हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रोफिलिक ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक ये होता है फिलॉस। ठीक है, फिलॉस मीन्स लविंग, तो दे आर वाटर लविंग। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं सेल्यूलोज और प्रोटीन्स, दे आर वाटर लविंग। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वाटर लविंग है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरीके से ये स्वेल कर जाते हैं। जैसे कि वुडन डोर्स हो गए, हमने ड्राई सीड्स भी होते हैं, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में हो या वाटर के कांटेक्ट में होते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाते हैं। और जब ये इनमें वाटर फिल होता जाता है इम्बाइबिशनल प्रेशर से, जो हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, है ना, अगर हम जर्मिनेटिंग सीड्स जैसे हम बीन सीड्स हैं या ग्राम सीड्स हैं, चना है, राजमा है, उसको अगर पानी में भिगोएं तो हम देखेंगे कि जब उनमें वो स्वेल करते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक वाटर में रहने पे क्या होता है, उनका सीड कोट रप्चर हो जाता है, और वो जर्मिनेशन उनमें प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उनका सीड कोट रप्चर करता है। ठीक है, तो ये सीड कोट रप्चर होता है इम्बाइबिशनल प्रेशर की वजह से, जो वाटर उसमें अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इम्बाइब कर रहे हैं वो जो वाटर, उसकी वजह से सीड कोट फिर, क्योंकि वो स्वेल होने लगता है अंदर से सीड, और सीड कोट जो है वो फिर को बेयर नहीं कर पाता उस प्रेशर से, और वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। किसका मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का। कौन से मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी यहाँ हमने क्या करा, एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर फिल किया। ठीक है, अब आप उस वाटर में कोई भी डाई मॉलिक्यूल्स जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, या फिर हम शुगर मॉलिक्यूल भी डालते हैं, ठीक है, तो हमने डाल के छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम में हम देखेंगे धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यूनिफॉर्मली सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। जो हमारा जो वाटर है वो, अगर हम कोई डाई मॉलिक्यूल्स डालते हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, तो उसका कलर हमारे पूरे वाटर में आ जाएगा, वो अब क्या होगा, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डाई मॉलिक्यूल है, जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो जो ये डाई हमने डाला था, इसके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जो सराउंडिंग वाटर है यहाँ इनकी कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, शुगर के या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के, ये यहाँ पे सारे वाटर में मूव करने लगेंगे।
और ये तब तक मूव करेंगे जब तक ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, solute or solvent, it could be gas or liquid, from its higher concentration to its lower concentration when the two are in direct contact। जब ये direct contact में होते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है, जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं अगर बीकर में वाटर है और मैं इसमें शुगर क्यूब डाल दूँ, धीरे धीरे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, अभी क्या है, ये यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं शुगर के, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप ये यहाँ पे पूरे वाटर में मूव करते जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वाटर में और ये बन जाएगा हमारा एक शुगर सॉल्यूशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से शुगर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। ये प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। अब इस प्रोसेस में अगर मैं एक स्पून से इसको स्टर कर दूं इस वाटर को, तो क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाएगा और जल्दी ही शुगर मॉलिक्यूल्स पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा डिफ्यूजन। जो नेक्स्ट आता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और कहाँ से, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। यहाँ किसकी हायर कंसंट्रेशन, ये देयर हायर कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन के रीजन से, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वहां से उस रीजन में मूव करते हैं जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑस्मोसिस में, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम में मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये एक बीकर है, इसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी, पार्टीशन कर दिया। इस साइड मैंने एक शुगर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है शुगर सॉल्यूशन और यहाँ मैंने लिया है प्लेन वाटर। अब क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ बीच में है, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ही मॉलिक्यूल्स अलाउड है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं होंगे। यहाँ से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे। अब इस तरफ अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहीं यहाँ पे शुगर मिक्स है इसमें, तो क्या हो गया है, ये शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर दो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन तो हाई है, बट अगर हम वैसे देखें सॉल्यूशन जो है ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या है, तो ये तो सिंपल वाटर है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो है, बट एज अ सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हम अभी आगे समझेंगे। तो सिंपल ये आप समझो कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब अगर हम किसी सेल के रेफरेंस में बात करें तो सेल में वाटर आइदर इनवर्ड मूव करेगा या आउटवर्ड मूव करेगा, ये डिपेंड करता है वो किस तरीके के कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें हमने एक सेल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा वाटर है, ठीक है, हम यहाँ पे प्लेन वाटर ले रहे हैं। इसके कंपैरिजन में जो सेल है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब क्या है, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अंदर सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर इसमें अंदर हमारा मूव करने लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर इनवर्ड डिफ्यूज कर रहे हैं। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में जो बाहर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। एग्जॉस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ हमने अगर इसको शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं हम, या इस ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। और जो अंदर सेल है इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आउटर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में कम है। यहाँ वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है कंपैरेटिवली, जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। तो यहाँ जो है हमारा वाटर सेल से बाहर मूव कर जाएगा और हमारा सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्मोसिस में एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इनवर्ड, ठीक है। तो एंडो में वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा है और एग्जॉस्मोसिस में आउटवर्ड डिफ्यूजन हो रहा है। आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इससे हमारा क्या होगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। तो एंडोस्मोसिस में जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है और एग्जॉस्मोसिस में वाटर सेल के बाहर जा रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इससे रिलेटेड। हमने क्या करा, हमने एक सेटअप किया है। हमने ये बीकर लिया, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है वाटर, ठीक है। यहाँ हमने प्लेन वाटर लिया है इस बीकर में। यहाँ हमने क्या करा है, ये एक थिसल फनल लिया है, एक थिसल फनल लिया और इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है। अब हमने इसके इस एंड पे एक सेलोफेन शीट लगा दी या एक एग मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमने लगाई और हमने इसको ऐसे इन्वर्ट करके यहाँ पे इस बीकर में रखा और ये हमने लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने इस सेटअप को थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अब हम कुछ घंटे बाद, कुछ आवर्स बाद हम देखेंगे कि ये जो थिसल फनल में जो सॉल्यूशन है इसका लेवल राइज कर गया है, यहाँ तक आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब फिर हमने क्या किया, हमने इस वाटर को टेस्ट किया। इस वाटर को टेस्ट करने पे हमने पाया कि ये तो स्वीट नहीं है, ये तो नॉर्मल वाटर ही है। अच्छा, एक हमने कंट्रोल सेटअप भी लगाना है। कंट्रोल सेटअप में क्या करेंगे, हम उसमें थिसल फनल में प्लेन वाटर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई शुगर सोल्यूशन नहीं लेंगे। सेम इसी तरीके से सेटअप किया, उसमें हमने देखा उसमें कोई वाटर लेवल राइज नहीं किया, कंट्रोल में कोई भी वाटर लेवल यहाँ पे राइज नहीं किया फनल में। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें हमने देखा कि जो जिसमें शुगर सॉल्यूशन था यहाँ पे थिसल फनल में, वहाँ क्या हुआ, यहाँ पे वाटर लेवल राइज कर गया। ये हमारा प्लेन वाटर है इसमें और इसमें है हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब जो सबसे पहली चीज, जो ये हमारी सेलोफेन शीट थी, ये जो सेलोफेन शीट है, दिस इज एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेलोफेन शीट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करा इसके अंदर मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, या वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेलोफेन शीट हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी और इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर वाटर लेवल राइज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शुगर सॉल्यूट जो यहाँ पे वाटर था इसमें बीकर में, ये हमारा स्वीट नहीं था, इसका मतलब कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाटर में मूव नहीं करे हैं। ठीक है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करे हैं। ओके, तो यहाँ से हमने 3 मेन कंक्लूजन निकाले। वाटर फ्रॉम द बीकर हैज पास्ड इनटू द थिसल फनल कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन थ्रू सेलोफेन मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया ना, सेलोफेन मेम्ब्रेन ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट कर रही थी और वाटर जो है बीकर से थिसल फनल में मूव कर गया जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन था। शुगर सॉल्यूशन बाहर नहीं आया है थिसल फनल से क्योंकि हमारा जो बीकर में वाटर था वो स्वीट टेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करे क्योंकि इसने वाटर को तो पास होने दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को तो पास होने दिया है ना बीकर से थिसल फनल तक, लेकिन जो थिसल फनल में शुगर सॉल्यूशन था उसको बीकर में नहीं आने दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सेलोफेन पेपर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा था। अब हमने क्या करा, हमने सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने इस थिसल फनल में और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन रखा, मतलब कि उसमें हमने शुगर और ज़्यादा मिला दी उस सॉल्यूशन में। और यहाँ पे जो ये बीकर था इसमें भी हमने इसमें भी शुगर सॉल्यूशन रखा बट लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब और जो शुगर सॉल्यूशन इसमें थिसल फनल में है इसको हमने और कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थिसल फनल में शुगर सॉल्यूशन है ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें ज़्यादा शुगर है एज कम्पेयर टू जो बीकर में शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ भी रिजल्ट देखेंगे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो प्रीवियस में मिला, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन शुगर की ज़्यादा है, वाटर कम है। यहाँ शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं पर थिसल फनल में जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन यहाँ भी एक सेलोफेन मेम्ब्रेन लगाई तो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें थिसल फनल में मूव कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब हमने क्या करा, दूसरे मॉडिफिकेशन में हमने क्या करा, हमने सेलोफेन पेपर की जगह हमने सेम एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने वाटर लिया, यहाँ पे हमने वाटर लिया, यहाँ हमने शुगर सॉल्यूशन लिया और यहाँ हमने सेलोफेन शीट की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया एक रबर डैम एक पर और एक हमने मसलिन क्लॉथ। ठीक है, तो जब हमने रबर शीट लगाई, एक रबर शीट लगाई तो हमने पाया कि इस थिसल फनल में वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। इसका मतलब जो रबर डैम है ये कंप्लीटली इम्परमिएबल है। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल्स कुछ भी पास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इम्परमिएबल है। दूसरा, जब हमने रबर शीट की जगह हमने मसलिन क्लॉथ लगाया सेम एक्सपेरिमेंट में, तब हमने पाया कि जो शुगर सॉल्यूशन थिसल फनल में था वो सारा ही मूव कर गया बीकर में। ठीक है, वो सब बीकर में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें मसलिन क्लॉथ में जो पोर्स हैं वो काफ़ी लार्ज थे और उससे जो शुगर मॉलिक्यूल्स को भी और वाटर को भी वो किसी को रोक ही नहीं पाया, प्रिवेंट ही नहीं कर पाया, तो वहाँ से सब कुछ जो है बीकर में आ गया। तीसरे में हमने क्या करा, तीसरे में हमने विस्किंग बैग यूज़ किया। इसमें क्या करा, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर डाला और इसमें हमने एक विस्किंग बैग लिया जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया और इसमें हमने एक कैपिलरी लगा दी और इस कैपिलरी को हमने यहाँ पे टाई कर दिया। थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन इस कैपिलरी में हमारा राइज कर गया। अब हमने इस सेटअप को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया और हम देखेंगे कि यहाँ भी क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें मूव करेंगे और यहाँ वाटर लेवल राइज कर जाएगा इस कैपिलरी में। ठीक है, तो यहाँ विस्किंग बैग भी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। अब इन एक्सपेरिमेंट से हमको दो चीज़ें समझ में आई। ठीक है,
यहाँ पर 2 रीजन्स ऑफ टोनिसिटी, मतलब 2 डिफरेंट रीजन्स बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के। एक हम वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स की, और थिसल फनल में लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की। सेकेंड टोनिसिटी बनती है हमारी शुगर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। यहाँ जो बीकर है इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन है, और जो हमारा थिसल फनल है यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे डिफरेंट टोनिसिटी के रीजन्स मिल रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग है और शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट रीजन्स है कंसंट्रेशन के। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है, ठीक है। इट ओनली अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सॉल्वेंट हैं, दैट इज द सॉल्वेंट, उसको अलाउ कर रही है पास होने से, एंड प्रिवेंट्स द शुगर मॉलिक्यूल्स दैट इज सॉल्यूट टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इससे सिर्फ हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। अब ये ऑस्मोसिस कितने टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है? अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में देखें कि ये तो फिर एज लॉन्ग एज थियोरेटिकली तो तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा क्या है, दोनों तरफ बीकर में और थिसल फनल में दोनों ही तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें वाटर लेवल राइज करेगा, जब हमारा थिसल फनल में वाटर लेवल राइज करेगा, तो ये जो तुम्हारा वाटर कॉलम है इसमें कैपिलरी में, ये अपना इसका भी तो वेट बढ़ गया। अब यहाँ पे इसका अपना वेट हो गया, और ये वेट जो है ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक फोर्स लगाएगा सेलोफेन मेम्ब्रेन से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा अंदर की तरफ आने से, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पुश हो रहे हैं, और जो ये प्रेशर है, वेट है यहाँ से, ये इनको प्रिवेंट करेगा अंदर आने से, ठीक है। वेट ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल इन द थिसल फनल प्रिवेंट्स फर्दर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द फनल। तो जो राइजिंग वाटर लेवल का जो वेट है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो फनल में एंटर हो रहे थे उनको प्रिवेंट करेगा, उनको रोकेगा अंदर आने से। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बीकर, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बीकर से वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं अंदर एंटर करने के लिए फनल में। वहीं जो ऊपर जो वाटर कॉलम है उसका जो वेट है वो प्रिवेंट कर रहा है उनको एंटर करने से। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों क्या है, फर्दर उसमें वाटर अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें, ठीक है, हम पिस्टन लगा के यहाँ पर इतना वेट दें कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर इसमें डिफ्यूज ही ना कर पाए, तो ये जो प्रेशर हम यहाँ पे जो वेट लगेगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर नहीं होने दे रहा है फनल में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर जो वेट कहलाएगा ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। It is the minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of pure solvent into the solution when separated by a semi-permeable membrane। तो ये वो मिनिमम प्रेशर है जो कि ये प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है हमारा उसको सॉल्यूशन में एंटर ही नहीं होने देगा, ठीक है, उसमें उसको पास नहीं होने देगा व्हेन जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, ठीक है। जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड होने पर वो मिनिमम प्रेशर जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में ट्रांसफर पास नहीं होने देगा वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द वेट और प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस को होने ही नहीं देगा, ठीक है। ये वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये उस वेट के बराबर होता है जो कि ऑस्मोसिस को होने नहीं देता, उसको खत्म कर देता है ऑस्मोसिस को। Tonicity is the relative concentration of the solutions that determine the direction and extent of diffusion, ठीक है। ये सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन है जो ये बताती है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो डिफ्यूजन सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा, ठीक है। ये किधर डिफ्यूजन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है टोनिसिटी। मतलब अगर ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमारा कोई सेल है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो अंदर आएंगे सेल के
या बाहर डिफ्यूज करेंगे, ये बताएगा रिलेटिव, ये रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब अंदर की और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बताएगा कि हमें यहाँ टोनिसिटी क्या है। तो सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल रखा है। अब यहाँ क्या है, जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों ही तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, सेल के अंदर का और जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही वाटर बाहर जा रहा है, तो नो नेट मूवमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, सेल रिमेन्स द सेम साइज, है ना, सेल नाइदर श्रिंक्स नॉर स्वेल्स, है ना। जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एंड सॉल्यूशन आर सेम, आर इज इक्वल, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, यहाँ पर जो बाहर सेल जिस सॉल्यूशन में रखा है उसकी क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वाटर क्या है, सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। यहाँ होगा एंडोस्मोसिस, है ना, यहाँ होगा एंडोस्मोसिस, और क्या होगा उससे, सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है देन सेल सैप। ठीक है, सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे और सेल स्वेल कर जाएगा। हाइपरटोनिक मतलब जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या है, ज़्यादा है सेल सैप से, सेल के अंदर के सॉल्यूशन से ज़्यादा बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है बाहर, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर डिफ्यूज कर जाएंगे सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा एग्जॉस्मोसिस, और एग्जॉस्मोसिस से क्या होता है, एग्जॉस्मोसिस से हमारा जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेल श्रिंक करेगा। आइसोटोनिक में नाइदर श्रिंक्स नॉर स्वेल, इट रिमेन्स द ऑफ द सेल रिमेन्स द सेम साइज। ठीक है, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साइज पे। यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा सेल स्वेल कर जाता है और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफ्यूजन में जो हमारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वहीं ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। वहीं ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डिफ्यूजन गैसेस में रैपिड होता है, वहीं लिक्विड्स में स्लो होगा। ऑस्मोसिस ओवरऑल स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ डिफ्यूजन में इट डज नॉट रिक्वायर अ नॉन लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है डिफ्यूजन में। वहीं ऑस्मोसिस में आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है जिससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इतना समझो और पढ़ो, जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।